हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जैन एनर्जी में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10th की हिंदी, जिसमें मैं पढ़ाने जा रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम पेपर में आएगा ही स्टूडेंट। और ये जो है खंड काव्य पढ़ा रही हूँ आज मैं जय सुभाष का। तो आइए क्वेश्चंस को देख लेते हैं स्टूडेंट। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सके हमारी इस क्लास का। और क्लास 10th के जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, आज के मैं जो वीडियो में ये 2 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जय सुभाष का, जिसमें जय सुभाष का चरित्र चित्रण और जय सुभाष का सारांश लेकर आई हूँ। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम पेपर में आने ही हैं। तो इन दोनों में से जो आपको सबसे अच्छी तरीके से लर्न हो जाए स्टूडेंट, तो वो आप ज़रूर करके जाइएगा। अगर दोनों करके जाते हैं तो आपको ये दोनों ही क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको अथवा करके इन दोनों में से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा गया है, जय सुभाष खंड काव्य की प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए। यानी कि जय सुभाष जो खंड काव्य है उसकी कितनी घटनाएं थी, तो उन घटनाओं का उल्लेख करना है स्टूडेंट। इसमें ना जो घटनाएं हैं वो सर्ग यानी कि 1 से लेके 7 सर्गों में विभाजित है, यानी कि बटी हुई हैं इनकी घटनाएं। फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आप पूछ सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए अपने सुखों का त्याग किया और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। इसे अलग अलग उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जय सुभाष खंड काव्य के 5वें सर्ग का सारांश कथानक लिखिए। तो स्टूडेंट मैंने बताया था जैसे कि ये सर्गों में विभाजित है कि पहला सर्ग, दूसरा सर्ग, द्वितीय सर्ग, इस तरह से तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम, ये सर्गों में विभाजित है। तो इसमें से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे ये पूछ लिया जाता है जैसे कि 5वें सर्ग का सारांश लिखिए या 6ठे सर्ग का या 7वें सर्ग का। तो आपको सिर्फ उसके पूरे भाग का वर्णन न करके 5वें सर्ग में जो घटनाएं थी उसका वर्णन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय सुभाष खंड काव्य के 6ठ सर्ग का सारांश लिखिए। 6ठ मीन्स होता है 6वें सर्ग का। तो आइए इसके उत्तर को देख लेते हैं कि उत्तर में सारे सर्गों को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो इस तरह से लिखा हुआ है, जय सुभाष खंड काव्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और आदर्श गुणों का परिचय प्रदान करने वाली एक सुंदर रचना है। इस काव्य का संपूर्ण कथानक 7 सर्गों में विभक्त है और इसका जो सारांश है वो इस प्रकार है, जैसे कि मैंने बताया ही था कि 7 सर्गों में विभाजित है। तो प्रथम सर्ग ये है स्टूडेंट कि प्रथम सर्ग में सुभाष के प्रारंभिक जीवन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होने तक का वर्णन है। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जनवरी 1897 यानी कि 1897 ईस्वी को कटक ओडिशा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। तो आई होप आपको प्रथम सर्ग का समझ में आ रहा होगा कि इसमें प्रारंभिक जीवन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में कितनी घटनाएं हुई हैं वो सारी घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें प्रारंभिक जीवन में उनका जन्म लिखना है, उनके पिता का नाम लिखना है, उनकी माता का नाम लिखा है और जन्म कहाँ हुआ है ये आपको लिखना है स्टूडेंट। फिर आगे देख लेते हैं हम। बड़े होने पर सुभाष ने अपनी तीव्र बुद्धि का परिचय दिया, यानी कि ये जो थे यानी कि बुद्धिमान थे। इन्होंने अपने परिश्रम एवं लगन से सभी शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तम अंक प्राप्त किए, यानी कि जो इनकी शैक्षिक गतिविधियां थी वो बहुत ही अच्छी रहीं। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते समय ओटेन नामक अंग्रेज़ प्रोफेसर द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर इन्होंने उसके गाल पर एक तमाचा मारकर स्वाभिमान, देशभक्ति एवं साहस का अद्भुत परिचय दिया या उदाहरण दिया। इन्होंने बीए की परीक्षा विदेश जाकर ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। महात्मा गांधी और देशबंधु चित्तरंजन दास से प्रभावित होकर सरकार द्वारा प्रदत्त ICS के उच्च पद को इन्होंने त्याग दिया और स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हो गए। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पहला सर्ग समझ में आ गया हो कि इनकी शिक्षा भी बहुत अच्छी रही। इन्होंने BA की परीक्षा की और फिर विदेश जाकर इन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की और महात्मा गांधी और देशबंधु चित्तरंजन दास से प्रभावित होकर इन्होंने जो उपाधि थी इनकी ICS की जो पद था वो उन्होंने
त्याग दिया था और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। तो स्टूडेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले सर का वर्णन कीजिए, तो आपको सिर्फ इतना ही वर्णन करना है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट सर्ग में कहा गया है, यानी कि अब यहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट आपका दूसरा सर्ग। तो खंड काव्य में दूसरे सर्ग में सुभाष के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने का वर्णन दिया गया है। सन 1921 यानी कि 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन व्यापक रूप से चल रहा था, क्योंकि 1921 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे आंदोलन चल रहे थे, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए थे। तो यहाँ पर इस तरह के आंदोलन से ये प्रभावित हुए। उन्हीं दिनों देशबंधु जी ने एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका प्रधानाचार्य उन्होंने सुभाष को नियुक्त किया, यानी सुभाष चंद्र बोस ये प्रधानाचार्य भी रह चुके। ये नेशनल कॉलेज की स्थापना करने के बाद वहाँ के ये प्रिंसिपल बनी। सुभाष ने छात्रों में देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया और उन सबको मिलाकर उन्होंने एक सेना तैयार की, और ये पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित स्वराज्य पार्टी के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने कलकत्ता महापालिका का खूब विकास किया और सरकार ने इन्हें अकारण ही अलीपुर जेल में डाल दिया। इनका अधिकांश जीवन कारागार में ही व्यतीत हुआ। कारागार मीन्स जेल में ही व्यतीत हुआ, क्योंकि इनके जो भाषण थे ये बहुत ही ओजस्वीपूर्ण यानी कि प्रभावशाली भाषण होते थे, जिसमें कई लोग इनसे रुष्ट हो जाते थे, यानी कि नाराज़ हो जाते थे और इन्हें बेवजह ही जेल में डाल दिया जाता था। इनके ओजस्वीपूर्ण भाषणों की वजह से सुभाष जी को बेवजह ही कारागार यानी कि जेल में डाल दिया जाता था। तो इस तरह की इनकी जीवन में देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना दिखाई देती है कि इन्होंने अपने देश के लिए कितने सारे काम किए। फिर इसके बाद ये द्वितीय सर्ग था स्टूडेंट। उसके बाद हम तृतीय यानी कि तीसरे सर्ग को देख लेते हैं कि तीसरे सर्ग में क्या लिखा है। खंड काव्य के तीसरे सर्ग की कथा सन 1928 से आरंभ होती है। सन 1928 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस के 46वें अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। इसी समय लोगों को सुभाष की संगठन कुशलता का परिचय मिला। इसके बाद सुभाष को कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता नगर का मेयर निर्वाचित किया गया। इन्होंने पुनः सभाओं में ओजस्वी भाषण दिए, जिनको सुनकर इन्हें सिवनी, भोपाली, अलीपुर, मांडले जेल में भेजकर यातनाएं दी जाती थी। यानी कि इनकी जो भाषण हुआ करते थे स्टूडेंट, इन भाषणों की वजह से ये कई बार जेल गए। तो इस तृतीय सर्ग में इनकी ये विशेषताएं बताएंगी कि इनको यहाँ पर इनकी जो संगठन कुशलता थी वो परिचय मिला, कि उन्होंने एक सेना भी तैयार की थी, और उसके बाद इनके ओजस्वी भाषण से सिवनी, भोपाली, अलीपुर, मांडले जेल में भेजकर इन्हें यातनाएं यानी कि बहुत कष्ट दिए जाते थे, जिससे इनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता था। और इन्होंने वहाँ द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक भी लिखी थी, यानी कि कारागार के अंदर। भारत लौटने पर अगले वर्ष हीरापुर के कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया गया। तो ये है इनकी चतुर्थ सर्ग की घटना, जो कि इन्होंने अपने ओजस्वीपूर्ण भाषणों से इसमें जान डाली। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट सर्ग को, जो कि है चौथा सर्ग। चतुर्थ सर्ग में हीरापुर अधिवेशन से लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तक का वर्णन है। ताप्ती नदी के तट पर विट्ठल नगर कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ। इन्हें अधिवेशन का अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया गया। इससे आज़ादी का आंदोलन और तीव्र हो उठा। यानी कि इन्हें कहाँ का अध्यक्ष बनाया गया? कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ, वहाँ पर इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। फिर इसके बाद देख लेते हैं हम इसकी ये चतुर्थ सर्ग थी, और उसके बाद हम देख लेते हैं पंचम सर्ग को कि पाँचवें सर्ग में क्या हुआ। तो पाँचवें सर्ग में सुभाष के छद्मवेश में घर से भाग जाने की कथा का वर्णन दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस जब घर में नज़रबंद थे, तब सरकार ने इनकी समस्त गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगा रखा था।
15 जनवरी 1941 को जाड़े की अर्धरात्रि में दाढ़ी बढ़ाए हुए एक मौलवी के वेश में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर निकल गए और फ्रंटियर मेल में पेशावर पहुंच गए। वहां से ये बर्निल और बर्निल में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी स्टूडेंट? बर्लिन में। और दूर रह के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करना कठिन जानकर ये पनडुब्बी द्वारा टोक्यो पहुँचे। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर 15 जनवरी 1941 में ये मौलवी के वेश में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर या बाहर निकल आए अपने घर से और वहाँ पर पेशावर पहुँचे और वहाँ से बर्निल और बर्निल में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। फिर ये टोक्यो पहुँचे थे और जापानियों ने इन्हें पूरा सहयोग दिया और सहगल, शहनवाज, डिल्लन और लक्ष्मीबाई ने वीरता से इन्हें सेना का नेतृत्व किया और सुभाष ने दिल्ली चलो का नारा हर दिशा में गुंजित कर दिया और आज़ाद हिंद फौज का हर सैनिक स्वतंत्रता संग्राम जाने को उत्सुक था। तो आज़ाद हिंद फौज का जो कि स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उसका जो सैनिक था वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जाने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी जो देशभक्ति को देखकर लोगों के मन में पूरी तरह से देश के प्रति जो भावना थी वो जागृत हो चुकी थी और जो संग्राम चल रहा था वो पूरी तरह से अपने चरम उत्कर्ष पर था। तो ये है इनका कौन सा सर्ग स्टूडेंट? 5वां सर्ग था। इसके बाद हम देख लेते हैं 6वां सर्ग। तो ये स्टूडेंट ये 5 सर्ग हो गए हैं, इसके बाद 6 और 7 सर्ग और रह गए हैं। तो इस तरह के जो होते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में हैं, तो आपसे सिर्फ इन्हें छोटे छोटे उसमें ही पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 6वें सर्ग का वर्णन कीजिए, 7वें सर्ग का वर्णन कीजिए। तो आपको सिर्फ इनमें से 6वें या 7वें सर्ग का ही वर्णन ज़्यादातर पूछा जाएगा स्टूडेंट। अब हम देख लेते हैं 6वें सर्ग को कि 6वें सर्ग में आज़ाद हिंद फौज पर और सुभाष चंद्र बोस के क्या क्या घटनाएं हुई थी। आज़ाद हिंद फौज के भारत पर आक्रमण तथा प्राप्त विजय का वर्णन है। सुभाष ने आज़ाद हिंद फौज के वीरों को दिल्ली चलो, जय हिंद के नारे दिए और इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहकर युवकों का आह्वान किया। आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए और उनके शिविरों पर चढ़ाई करके कई मोर्चों और उनको करारा जवाब दिया। तो इस तरह से आज़ाद हिंद फौज के 6वें सर्ग में इस तरह के नारे दिए गए सुभाष चंद्र बोस द्वारा और उन्होंने एक सबसे इम्पॉर्टेंट नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ, जो कि पूरे देश आज भी गुंजित है और जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की सेना को तैयार किया और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। फिर हम देख लेते हैं स्टूडेंट 7वें सर्ग को। 7वें सर्ग में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी तथा जापान की पराजय की चर्चा की गई है। तो 7वें सर्ग में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और जर्मनी और जापान की जो हार हुई थी उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। संसार में सुख दुख जय पराजय का चक्र चलता रहता है। अंग्रेज़ों का पलड़ा धीरे धीरे भारी होने लगा। आज़ाद हिंद फौज की भी जय के बाद पराजय होने लगी। अगस्त 1945 ईस्वी में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अमेरिका द्वारा अणु बम गिरा दिया गया। 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अमेरिका द्वारा अणु बम गिराया गया और जापान ने मानवता की रक्षा के लिए जनहित में आत्मसमर्पण कर दिया। फिर इसके बाद 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइहोक में इनका विमान आग लगने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सुभाष चंद्र बोस जी नहीं बच सके। जब तक सूर्य चंद्र तारे रहेंगे भारत के घर घर में सुभाष और अपने यश के रूप में अमर रहेंगे और इनकी यही जो यशोगाथा थी जो नवयुवकों को त्याग, देशभक्त और बलिदान और समर्पण की भावना दी गई थी और उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस संग्राम में भाग लेकर आज़ाद हिंद फौज का जो अधूरा सपना था उसको पूरा किया था। तो सुभाष चंद्र बोस की ये 7वां सर्ग है जिसमें जर्मनी और जापान की पराजय हुई थी और पराजय इस तरह से हुई थी कि
अमेरिका द्वारा अणु बम गिरा दिया गया था जापान, और फिर उन्होंने वहाँ पर अपने ही जनहित की रक्षा के लिए आत्मसमर्पण कर लिया। और उसके बाद एक विमान यानी कि हवाई जहाज़ में आग लगने के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ये 7 सर्ग है स्टूडेंट जो कि आपके में आ जाएंगे, और ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका आएगा ही आएगा। इसमें से सिर्फ सर्ग पूछे जाएंगे, जैसे कि पहला पूछा जा सकता है या दूसरा या छठवां या सातवां, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें हम सुभाष चंद्र बोस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चरित्र की विशेषताएं देखेंगे। सो स्टूडेंट अभी हमने देखा था क्वेश्चन कौन सा, जिसमें हमने 7 प्रमुख घटनाएं जय सुभाष में जो कि सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड थी उसको देखा। अब हम देख ले रहे हैं सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण, जो कि आपका आएगा ही आएगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन है, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर उनके नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए, या जय सुभाष खंड काव्य के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन का आंसर इस तरह से है, श्री विनोद चंद्र पांडे विनोद द्वारा रचित जय सुभाष नामक खंड काव्य स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी सुभाष चंद्र बोस के त्याग, देशभक्ति, बलिदानपूर्ण जीवन की गाथा प्रस्तुत करता है। तो स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी सुभाष चंद्र बोस के त्याग, देशभक्ति और बलिदानपूर्ण जीवन की गाथा जो है ये क्वेश्चन प्रस्तुत करता है। यह महान वीर, साहसी, निर्भय, देश प्रेमी और अमर बलिदानी थे, और इनके गुण जो हैं वो इस प्रकार है। तो आइए देख लेते हैं स्टूडेंट। आपको इस क्वेश्चन को जो कि टॉपिक वाइज लिखना होगा, कि अगर आप टॉपिक वाइज अच्छे से लिखते हैं तो आपकी जो क्वेश्चन 5 मार्क्स का है वो पूरे के पूरे मिलेंगे आपको नंबर। तो स्टूडेंट आप कोशिश कीजिए कि जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आप उसी तरह से लिखिए, क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं कि कुशार्ग, बुद्धि, प्रखर, प्रतिभाशाली, यानी कि वो तेज बुद्धि वाले थे, और प्रखर यानी कि उनकी जो प्रतिभा थी वो बिल्कुल ओजस्वी थी। यानी कि प्रखर मतलब होता है स्टूडेंट बिल्कुल निराली और निखर कर आने वाली है। तो सुभाष बचपन से ही कुशार्ग और बुद्धि और प्रतिभाशाली थे, यानी कि बुद्धिमान थे और प्रतिभाशाली थे। इन्होंने मैट्रिक इंटर की परीक्षा जो है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी, और विदेश जाकर, यानी कि विलायत का मतलब होता है विदेश जाकर, ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। कलकत्ता अधिवेशन में इनकी प्रबंध कुशलता, आज़ाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना एवं पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कड़ी निगरानी से निकल भागना उनकी प्रतिभा को इंगित करता है या सूचित करता है। यानी कि इनकी प्रतिभा को दिखाता है कि ये कितने प्रतिभाशाली थे और कितने बुद्धिमान थे। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि और क्या लिखा गया है इनकी। तो आपको दूसरे टॉपिक में लिखना है स्टूडेंट इस तरह से, समाजसेवी, अनुपम, त्यागी और कष्ट सहिष्णु। तो वो समाज सेवी थे और त्याग की भावना उनमें कूट कूट के भरी हुई थी, और इन्होंने कई कष्ट सहन किए, लेकिन इनके जो कष्ट थे वो देशभक्ति से कभी भी विचलित नहीं हुए। सुभाष चंद्र जो बोस थे वो मानव मात्र के ही सेवक थे। उन्होंने बंगाल में बाढ़ आने पर बाढ़ पीड़ितों की अपूर्व सहायता की, और जाजपुर में महामारी फैलने पर उन्होंने रोगियों की सेवा की, और देश की स्वतंत्रता के आह्वान पर इन्होंने ICS जैसे उच्च पद को त्याग दिया था। और इनकी मानव सेवा के विषय में पांडे जी ने लिखा है कि दुखी जनों को कष्ट कभी वह नहीं देख सकते थे, दोस्तों की सेवा करने में वह कभी नहीं थकते थे। तो इस तरह की जो कोटेशन है स्टूडेंट आप ज़रूर डाल के आइएगा, क्योंकि ये कोटेशन ही है जो कि आपके टॉपिक को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगी। तो ये कोटेशन डालना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट और बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट विशेषता में क्या लिखा गया है कि स्वाभिमानी थे, साहसी थे, निर्भीक थे, यानी कि निडर व्यक्ति थे। सुभाष में स्वाभिमान और निर्भीकता की भावना जो है कूट कूट के भरी हुई थी। वह किसी तरह से अपने देश का अपमान नहीं सह सकते थे।
छात्रावस्था में प्रोफेसर ऑर्टेन द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर ऑर्टेन के गाल पे जो तमाचा इन्होंने मारा था वो स्वाभिमान का परिचय दिया था। तो इस तरह से इनके अंदर जो है ये सारी विशेषताएं थी कि वो स्वाभिमानी थे, साहसी थे, निर्भीक थे। वो किसी से भी डरते नहीं थे और अपने देश के लोगों की जो निंदा हो रही थी यानी कि बुराई हो रही थी तो उस बुराई का जवाब उन्होंने तमाचा देकर, अंग्रेज़ की गाल पे तमाचा देकर दिया था। फिर नेक्स्ट फोर्थ विशेषता है इनकी, महान देशभक्त और स्वतंत्रता प्रेमी थे। सुभाष चंद्र बोस जो है देश की स्वाधीनता के लिए अद्वितीय आराधक थे। उन्होंने गांधी जी और देशबंधु के आह्वान पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना समस्त जवानी जो है अर्पित कर दी थी। और इस तरह से कोटेशन द्वारा उनकी जो है महानता को वर्णित किया गया है स्टूडेंट की सुभाष ने राष्ट्र प्रेम हित अर्पित मस्त जवानी, मुक्ति युद्ध के बने शीघ्र ही वे महान सेनानी। उनके हृदय में आज़ादी की ज्वाला निरंतर जलती रही और अनेक बार जेल यातनाएं सहने पर भी इन्होंने देश सेवा का जो व्रत लिया था उसको नहीं छोड़ा और अनेक बार अपने प्राणों को खतरे में डाला और युद्ध किए और अंत में ये इसी देश के लिए बलिदान भी दे दिया। फिर हम आ जाते हैं पांचवी विशेषता पे कि जनता के ये प्रिय नेता थे। सुभाष चंद्र बोस जो है सच्चे अर्थों में जनता के प्रिय नेता थे। अपने महान गुणों और अनुपम देशभक्ति के कारण वे करोड़ों जनों के श्रद्धा पात्र बन गए थे। वह थे कोटि कोटि हृदयों के एक महान विजेता, मातृभूमि के रत्न, अलौकिक, जन जन के प्रिय नेता। उनकी लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि उन्होंने हीरापुर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्पित पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में पराजित कर दिया था और हीरापुर अधिवेशन में इन्होंने 51 बैलों से जुड़े रथ में 51 स्वागत द्वार बनाकर स्वागत किया गया था। तो इस तरह से इनकी जो है देशभक्ति दिखाई देती है जिसमें उन्होंने कई लोगों को हराया भी और पराजित कर कर वहाँ के ये अध्यक्ष भी बने। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है ओजस्वी वक्ता। ओजस्वी वक्ता मीन्स होता है स्टूडेंट कि जिनकी आवाज़ में दम होती है, जो जब वो बोलते थे तो लोग उन्हें सुनने के लिए आतुर हो जाते थे। तो इस तरह का ओजस्वी वक्ता यानी कि ओजस्वी भाषण। सुभाष चंद्र बोस की जो वाणी थी वो ओजपूर्ण थी। वे अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा जनता की में देश प्रेम, बलिदान, त्याग की मंत्र फूंक देते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा की पुकार हजारों लाखों करोड़ों देशभक्त उनकी सेना में तन मन धन से सम्मिलित हो गए थे। इस नारे से लगी गूंजने बंग भंग में उनकी प्रेरक वाणी मंत्र मुग्ध होते थे सुनकर उसको सारे प्राणी। तो इस तरह की जो है इनकी चरित्र की विशेषताएं थी। और सातवीं विशेषता देख लेते हैं कि महान सेनानी और योद्धा। सुभाष चंद्र बोस जो थे महान सेनानी थे, अद्भुत योद्धा थे। आज़ाद हिंद फौज का संगठन कुशल नेतृत्व करके उन्होंने एक श्रेष्ठ सेनापति की जो है क्षमता सिद्ध कर दी थी। अंग्रेजों की विशाल सेना के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके उन्होंने कई स्थानों पर पराजित किया उन्हें और अनेक स्थानों पर भारतीय तिरंगा फहराकर अपने आप को महान विजेता सिद्ध कर दिया। और इस तरह से इनके इतने सारे गुण जो कि आदर्शवादी गुण थे जिसके आधार पर उनके महान व्यक्तित्व, महान चरित्र का परिचय मिलता है। उनके आदर्श जीवन से भारत के नवयुवकों को मानव सेवा और त्याग की प्रेरणा मिलती रही। तो इस तरह की स्टूडेंट इनकी चरित्र की विशेषताएं थी जो कि 7 विशेषताएं अगर आप इन्हें अच्छे से लिख कर आते हैं स्टूडेंट तो आपके पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इनकी जो पहली विशेषता है वो है कुशार्ग बुद्धि, प्रखर प्रतिभाशाली, यानी कि ये तेज बुद्धि वाले थे और प्रतिभाशाली थे। फिर उसके बाद समाज सेवी, अनुपम त्यागी और कृष्ण साहनी। उसके बाद स्वाभिमानी थे, साहसी थे, निर्भीक व्यक्ति थे, महान देशभक्त थे और स्वतंत्रता प्रेमी थे। फिर उसके बाद इनके जो थे जनता के प्रिय नेता थे और इनके जो भाषण थे वो ओजस्वी पूर्ण भाषण थे, यानी कि ओजस्वी पूर्ण वक्ता भी थे और महान सेनानी और योद्धा थे। तो इस तरह की इनकी इतनी सारी विशेषताएं थी। और अगर आप इन विशेषताओं को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं विद कोटेशन तो स्टूडेंट आपके जो 5 या 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा आपका कहीं नहीं गया है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो
अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और जाते जाते इसे शेयर ज़रूर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट जो है बेनिफिट ले सके हमारी इस वीडियो से। और जो न्यू सब्सक्राइबर अगर देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने मेरे चैनल को इन दिनों तक सब्सक्राइब किया है तो मैं इनको दिल से थैंक यू कहती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं लेकर आती रहूँगी। तो वेट करिए मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।